ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलते हैं अपने फोर्थ चैप्टर की तरफ। फोर्थ चैप्टर कौन सा अपना? सम नेचुरल फिनोमेना। कौन सा है? सम नेचुरल फिनोमेना। तो इसका मतलब क्या हो, इस चैप्टर में करेंगे क्या अपन? नेचुरल जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कुछ फिनोमेना, फिनोमेना को क्या कह सकते हो? प्रोसेस या कुछ ऐसी घटनाएं जिनको हम फिजिक्स से रिलेट करते हुए समझेंगे। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे इस चैप्टर में आप अर्थक्वेक्स भी पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इनर लेयर, आउटर लेयर, देन मेंटल क्रस्ट, और वहां से अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होता है। आफ्टर दैट वहां पे हम ये चीज भी देखेंगे कि हमारे जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और चैप्टर्स में इसके अंदर क्या रहेगा आपके लिए? क्लाउड्स। ठीक है। और अगर क्लाउड की बात आती है तो कहीं ना कहीं अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो हमारे पास क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो वहां पे सबसे पहले दो चीज अलग अलग डिफरेंट हो जाती है। कौन कौन सी? एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखने में बात करें तो ये दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं हमें। क्लियर है? लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। कैसे? अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब वो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ रेस्ट। क्लियर है? तो वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। आप इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक अनदर वर्ड्स भी दे सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर है? और सेकंड अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जब रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो क्या वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं? ऑफ कोर्स। जैसे सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है अपने सराउंडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं बोलता हूं कि सर कुछ सब्सटेंस अपने पास, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे आयरन है, आयरन है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है, तो उसके अंदर वो सब्सटेंस के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स है उसका। क्या है उसका करेक्टरिस्टिक्स? है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी सेल के अंदर ऑफ कोर्स 8 कंप्लीट उसको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए चाहिए, तो उसके अंदर लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रक्चर बहुत वीक है, वो इजीली मूव कर सकता है। जो आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते ही मूव कर सकते हैं। अब बहुत कम एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इतनी सी माइल्यूट एनर्जी की बात कर रहा हूँ। जब मैं रब करता हूँ तो रब करने से क्या होता है? कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस वे में? मस्कुलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी के बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं। वो कुछ याद एग्जाम्पल याद आ रहा है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? बैलून। जब बैलून्स को अपन हेड के साथ रब करते हैं या ड्राई हेड्स के साथ रब करते हैं और उसके बाद में छत से चिपकाते हैं या किसी भी वॉल के साथ स्टक करते हैं, वो चिपक जाता है। उसका रीजन कौन सा है? मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो रेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है वो। इनके बारे में भी अपन चैप्टर के अंदर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अपने सामने आया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स मेरा रेस्ट फॉर्म में है तो वो अपने सराउंडिंग क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? मूविंग कंडीशन में है। किस में है? मूविंग कंडीशन में। या किस में है? रेस्ट में। लेकिन जब मेरा मूविंग कंडीशन में रहेगा इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही डायरेक्शंस में, तो ये अपने साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ऑब्वियसली कौन सा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एज वेल एज अपने साथ में कौन सा करेगा? साथ में मैग्नेटिक
फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। तो जब मूवेबल इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये चीज? तो इसी के साथ एक बार अपन ये फिनोमिना देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वी स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट की बात आई तो अपने पास कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच आर आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये चीज क्लियर हुई? ओके। द रबिंग फिनोमिना ड्यू टू विच ए सुटेबल कॉम्बिनेशंस। अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ वर्ड्स को मैं मार्क कर रहा हूं जिनको आपको याद रखना है। सुटेबल कॉम्बिनेशंस मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये कहां आपको नीड है इनकी। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, द रबिंग फिनोमिना ड्यू टू विच ए सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज लाइक इबोनाइट रोड एंड कैट्स स्किन। आप कैट्स स्किन की जगह दूसरा वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। कौन सा रहेगा? इबोनाइट रोड के साथ में सिल्क क्लॉथ। अगेन मैं ग्लास रोड को किसके साथ रब कर रहा हूं? सिल्क के साथ। देन सीलिंग वैक्स को किसके साथ कर रहे हूं? वुल के साथ। ऑन रबिंग गेट इलेक्ट्रिफाइड इज कॉल्ड चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इस पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन क्या मिला अपन को कि किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं? बोले सर हम एक फिनोमिना यूज कर सकते हैं। कौन सा? रबिंग का फिनोमिना यूज कर सकते हैं। लेकिन रबिंग का फिनोमिना क्या हर जगह अप्लाई होता है? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास क्या है? एक पाउच है। ठीक है। इस पाउच के साथ में अगर मैं ये यूएसबी का हब है, अगर मैं इसको रब करता हूं तो क्या आफ्टर समटाइम्स ओके अगर मैं जैसे इस यूएसबी हब को इसके साथ रब करता हूं तो आफ्टर समटाइम्स क्या ये चार्ज होगा? कैसा पॉसिबल है? हो भी सकता है, नहीं भी। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये गिव और टेक पे डिपेंड करेगा। गिव और टेक का मतलब क्या होगा कि इन दोनों में से ये सुटेबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के एक के पास एक्सेस हो, एक के पास डेफिशिएंसी हो, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो। वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं फॉर्म होगा तब तक रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको ये चीज समझ आई कि हमने यहाँ पे सुटेबल वर्ड जो है वो क्यों चूज किया। द रबिंग फिनोमिना ड्यू टू विच ए सुटेबल कॉम्बिनेशन। हमारे पास सुटेबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल होना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स का करना है, गिव और टेक करने हैं। अब अगर जैसे एग्जांपल्स के लिए हमारे पास कुछ है, इबोनाइट रोड एंड कैट्स फर, ग्लास रोड एंड सिल्क। मैं इसको एक साथ मार्क कर देता हूं कुछ डिफरेंट कलर से, जैसा इबोनाइट रोड एंड कैट स्किन, अगेन ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, सीलिंग वैक्स एंड वुल। और एक कॉम्बिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वो आपको याद भी होगा, हमारा कॉम्ब एंड पेपर्स या कॉम्ब एंड ड्राई हेयर्स। सॉरी, कॉम्ब एंड ड्राई हेयर्स। तो अगर मैं कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब करता हूं तो क्या पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगा। रीजन है क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉम्ब की बात करता हूं तो कॉम्ब क्या है? कॉम्ब क्या है? एक इंसुलेटर है। देन ड्राई हेयर्स। अब एक छोटा सा सिली क्वेश्चन आता है कि सर हमेशा ड्राई हेयर्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेट हेयर्स है, वहां पे फ्रिक्शन बहुत रिड्यूस होगा। फ्रिक्शन की अमाउंट क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इस पॉइंट पे हम ड्राई हेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? फ्रिक्शन। हम अगर ऑयल यूज करेंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो एक हमारे पास क्या हुआ? कॉम्ब हुआ। कॉम्ब को हम ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं तो उस जो एलिमेंट है जो हमारे पास कॉम्ब है वो क्या हो जाएगा? या तो चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगा या उसको सेकंड वर्ड क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। और उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन। अब वो चार्ज हुआ है, अब वो चार्ज एलिमेंट क्या करेगा? वो या तो दूसरे अदर डिफरेंट जिसके ऊपर पोलैरिटी का चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, या न्यूट्रल एलिमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेगा। ये चीज आपने नहीं सुनी होगी। कैसे?
आपको आइडिया है पेपर्स है, मैंने पेपर को तो किसी के साथ रब नहीं किया, लेकिन क्या उन पेपर्स को अट्रैक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चार्ज एलिमेंट है या इलेक्ट्रिफाइड एलिमेंट है वो न्यूट्रल एलिमेंट्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगे और वो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर विजिबल होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ एग्जांपल्स याद हुए, ये चीजें आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, एग्जांपल्स भी देख चुके हो। यहाँ पे कुछ 3 डिफरेंट एग्जांपल्स भी अपन ने देखे, बोनाइट रोड एंड कैट्स फर, देन ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, सीलिंग वैक्स एंड वुल, या वुलन बोल सकते हो, स्वेटर्स। ठीक है, तो ये परफेक्टली कॉम्बिनेशंस आपको इजीली समझ आए, तो इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझा। अब एक बार नीचे चलते हैं। when a charging at rest when a charge at rest it produce electric field only। क्या ये चीज मैंने समझाई? बिल्कुल। कहां पे? इस पॉइंट पे देखिए, जब मेरा चार्ज किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। सॉरी स्टूडेंट्स, जैसा इस पॉइंट पे बात करते हैं, जब मेरा इलेक्ट्रॉन या मेरा चार्ज, इलेक्ट्रॉन और चार्ज में तो कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे ये स्पेस फ्री आपके लिए, यहाँ पे देखते हैं Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई, ये क्या चीज है? अगर मैं Q की बात करता हूं तो Q को क्या कहोगे? चार्ज। देन एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एन की वैल्यू क्या है? 1, इफ n equals to 1 then charge of that electron is 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम। क्लियर हुआ? तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा मूव कर रहा है तो मैं कहूंगा कि कितना चार्ज जा रहा है? 1.6 into 10 to power minus 19 कूलाम। अगर मैं कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना होगा? 3.2 into 10 to power minus 19। पावर चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। यहां कब होगा? जब n की वैल्यू 2 होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, ऐसा ही हम चलते रहते नीचे। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं कि यहाँ पे कुछ 5 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो कितना चार्ज मूव करेगा? बोला सर 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 8। तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिए कि व्हेन ए चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जब ये जो चार्ज है, कौन सा? ये चार्ज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे? चार्ज। जब वो रेस्ट कंडीशन में तो वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। कुछ वैसा ही जैसे मैग्नेट रहता है, अगर मेरी मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में, अगर मेरी मैग्नेट रेस्ट कंडीशन में, तो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, कोर्स करती है। सेम वैसे ही जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट कंडीशन में होंगे तो अपने सराउंडिंग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। और इस चीज का भी आइडिया लग गया होगा आपको कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाइडर होगा, दूर तक स्प्रेड आउट करेगा। ओके, सेकंड, बट व्हेन इन मोशन, कौन है मोशन के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे, इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इस लाइन को हम बाद में समझ लेंगे, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ चार्जेस भी देखने इस चैप्टर के अंदर। अगर हमें फिनोमिना देखने हैं नेचुरल या नेचुरली जो फिनोमिना अकर्स होते हैं उनको देखना है, तो हमें चार्जेस कंपल्सरी है पढ़ना और समझना भी। ठीक है, तो एक बार सेकंड लाइन को दोबारा देखते हैं। बट वेन इन मोशन, कौन मोशन के अंदर है? इलेक्ट्रॉन्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आइए, यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में है, या क्या बोल सकता हूँ, मोशन के अंदर है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहां प्रेजेंट होंगे वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। एज वेल एज
साथ ही साथ वो क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और यही हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मूव होता है हमें क्या मिलता है वहां पे, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुई चीज, ये समझ में है आपको? ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, जो अभी हमने पढ़ा उसी को डिटेल में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। जैसे बोला सर मैं एक कोम को लेता हूं, ठीक है, प्लास्टिक का जो मेरा कोम है जिसे कंघी करते हैं उसको लेते हैं, उस पर चार्ज डेवलप कर, तो कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? तो अपने पास यहाँ 3 to 4 प्रोसेसेस हैं चार्ज डेवलप करने। क्लियर है? लेकिन सबसे पहला कौन सा हुआ, जो बेसिक है, जो हमने अभी बात की थी, कौन सा, फ्रिक्शन, रबिंग। क्लियर है? तो एक बार देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। कोई भी एक बॉडी, कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर क्या डेवलप करना है हमें, चार्ज। ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन। और वो बॉडी है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जो फिनोमिना जो बोलते हैं वो क्या होता है मेरा, प्रोसेस। हम जैसे किसी को बोलते हैं ना कि हम खाना पकाने का एक प्रोसेस हुआ, देन आफ्टर दैट जो रेडी हुआ वो कुक्ड फूड हुआ, कुछ वैसा ही हम प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो तैयार होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। देयर आर मेनी वेज टू डेवलपिंग चार्ज ऑन ए बॉडी। ऑब्वियसली मैंने अभी कहा आपको 3 to 4 प्रोसेसेस है। सबसे फर्स्ट कौन सा है, चार्जिंग बाई रबिंग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या ये दोनों डिफरेंट है, क्या ये दो डिफरेंट प्रोसेस है? नहीं, दोनों सेम ही है। मैं रबिंग की बात करूं या फ्रिक्शन की बात करूं, जैसा ये कर रहे हैं अपन, इसको क्या कहेंगे, रबिंग। फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन भी ऑफकोर्स यही है, फ्रिक्शन भी रबिंग प्रोसेस को ही बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको, जो सेकंड चैप्टर था अपना। ठीक है, you already know that when a plastic comb is rubbed with dry hair। अब आपसे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमेशा चार्ज डेवलप करने में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम ड्राई हेयर से यूज क्यों करते हैं? तो आपको वहां पे आंसर क्या देना होगा, बिकॉज वी नीड टू हाई फ्रिक्शन। हमें वहां क्या चाहिए, फ्रिक्शन की वैल्यू हाई चाहिए। ओके, इट एक्वायर ए स्मॉल चार्ज। वो क्या करेगा, स्मॉल चार्ज एक्वायर करेगा। कौन करेंगे, ऑफ कोर्स प्लास्टिक कॉम, ड्यू टू विच इट may attract piece of papers। हमने ये चीज पढ़ी कि जो हमारे कॉम है उसको ड्राई हेयर्स के साथ रब करेंगे तो वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, पीस ऑफ पेपर्स को। एक एग्जांपल हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ है हमारा सेकंड एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ए बैलून आफ्टर रबिंग विद द हेयर, या यहाँ पे भी मैं क्या बोल सकता हूँ, ड्राई हेयर्स। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे अभी ऑफकोर्स मैं क्या कह सकता हूँ, ड्राई हेयर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन जहां रबिंग की बात करेंगे वहां ड्राई चीजों की बात करेंगे। ठीक है, ड्राई हेयर्स में स्टिक टू द वॉल्स। जैसा कि एग्जांपल देखा हुआ है कि हमारे जो बैलून है उसको हम हेयर्स के साथ रब करते ही किसी भी वॉल के साथ स्टिक करते हैं तो वो चिपक जाता है वहां से। रीजन, क्योंकि हमारा बैलून क्या हुआ, इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। हमारा बैलून क्या हो गया, इलेक्ट्रिफाइड, वो अब चार्ज एलिमेंट बन गया है। तो वो स्टक करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल पार्टिकल्स को, रिपल नहीं करेगा। रिपल्सन के लिए ऑलवेज उस पर डिफरेंट चार्ज होना जरूरी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट हुए, एक प्लास्टिक कॉम, देन अदर बैलून। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हुए मेरे, चार्ज हुए। एक सिंपल सा पॉइंट है, क्या ये जो मेरे हेयर्स हैं, जो हेयर्स हैं, क्या वो भी चार्ज हुए? ऑफ कोर्स वो भी चार्ज हुए। कैसे, चलो मैं एक बार दो ऑब्जेक्ट से समझाता हूं। ठीक है, कहां पे एक्सप्लेन करें अपन,
यहाँ पे प्लेस अपने पास, ठीक है। यहाँ समझते हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक अनदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस चीज का आपको आइडिया होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो ऑलवेज नेचर के अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या हुआ, उनके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल रहता है। जैसे सपोज इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है, 22 प्रोटॉन्स है, 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 प्रोटॉन्स। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब दोनों के पास 22 22 है, तो इनकी जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जिंग जो अमाउंट रहती है वो सेम रहते हैं, सेम अमाउंट से दोनों चार्ज है। फिर डिफरेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज, जबकि प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, तो हमारा एटम है फाइनली क्या रहता है, न्यूट्रल कंडीशन में रहता है। लेकिन जब मैं इनको रब करवा रहा हूं आपस में, एक बार देखिए इसको, जब भी मैं इसको रब करवा रहा हूं आपस के अंदर, रबिंग, देन आफ्टर दैट क्या होगा, आप इनको बैलून नहीं मानना, ये बैलून नहीं है, जस्ट कोई भी रेंडम ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब यहां पे सपोज मैं मानता कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, एडजस्ट करते हैं, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑब्जेक्ट ने गेन किए, तो मेरे पास फाइनल क्या हुआ। इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे मेरे कितने हुए, 20 इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स का नंबर क्या हुआ, सेम 22 प्रोटॉन्स, और यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 24, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ रही है कि एक के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई, एक के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। अब पॉइंट आता है कि सर जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई उसको कौन सा कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट, उसको क्या कहोगे, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट। अगेन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई उसको क्या कहोगे, पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट। क्लियर है पॉइंट। अब इतना सा एक चीज समझ आता है कि सर हम नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट किसको कहेंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सर पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट किसको कहेंगे, कभी भी ये मत कहना जिसमें पॉजिटिव या प्रोटॉन्स की एक्सेस हो, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उस चीज को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए। क्लियर बा। डेफिनेशंस में बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है कि आपको जब ये पूछा जाता है कि नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट कौन सा, आप कहते हो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, देन पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट तो आप कह देते हो प्रोटॉन की एक्सेस, नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं कि नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट कौन सा है तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, और अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट बोलता हूं तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्लियर हुआ। ओके। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि सर ये दोनों एलिमेंट्स क्या चार्ज एलिमेंट बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो इसी के बेसिस पे क्या यहाँ पे आपको एक चीज समझ आई कि जो मेरा प्लास्टिक कॉम्ब होगा वो चार्ज एलिमेंट होगा, तो क्या ड्राई हेयर्स चार्ज नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। और उसका एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है, जब आप बैलून को हेयर्स के साथ रब करते हो, तो आफ्टर दैट जब आप बैलून को उनके पास लेके आ रहे हो तो जो हेयर्स है वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, ऐसा सीधे खड़े हो जाते हैं। कार्टून्स में भी देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर से, तो बाल एकदम ऐसा खड़े हो जाते हैं, सब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होते हैं। देखा है कार्टून्स में, ऐसा ही कुछ कार्टून मैंने यहाँ पे भी एक लिया है। इसके बाल देखो, ये जितने हो सके उतने दूर दूर हो गए। रीजन, क्योंकि जो हेयर्स हैं वो भी क्या हुए, चार्ज है, और ऑल टोटल हेयर्स है वो सिंगल चार्ज में। सिंगल चार्ज मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज में या नेगेटिवली चार्ज में। यहाँ पे हम एग्जांपल्स के लिए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देन अनदर बैलून क्या होगा, वो भी नेगेटिव चार्ज होगा। ओके।
तो हेयर्स क्या होंगे, ये अपोजिट चार्ज से चार्ज होंगे। किससे होंगे, अपोजिट चार्ज से चार्ज होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑल टोटल हेयर्स हैं वो किससे चार्ज है, पॉजिटिव से चार्ज। क्या हेयर्स एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगे, क्योंकि सेम लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स, ये पढ़ा अपन ने। तो यहाँ पे जो हेयर्स है ऑल टोटल वो सब किससे पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो हमारे जो हेयर्स है वो जितना ज्यादा हो उतना एरिया वाइडर कवर करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट, कि कार्टून्स में हमेशा बालों को एकदम ऐसा खड़ा और दूर दूर क्यों दिखाया जाता है, उसका रीजन ये है कि वो सेम चार्ज से चार्ज है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। देन सेकंड क्या है, अनचार्ज क्लॉथ। जब इसको मैं चार्ज कर रहा हूँ किसी भी, रब कर रहा हूँ, सॉरी रब कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कोई भी रोड से, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले दोनों न्यूट्रल थे, क्या इन पे कोई चार्ज विजिबल है, नहीं है। आफ्टर दैट रबिंग मेरी जो रोड है, ठीक है, ये बोनाइट रोड और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल है, यहाँ पे कौन सा चार्ज हुआ मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ, जो मेरा क्लॉथ है इस पे नेगेटिव चार्ज। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमने पहला प्रोसेस चार्ज डेवलप करने का कौन सा देखा, रबिंग। तो आपको रबिंग फिनोमिना या फ्रिक्शन के थ्रू आउट चार्जेज ये चीज समझ आई। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट 3 प्रोसेस और अपने पास रह गए, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।